हेलो फ्रेंड्स, एसपीडी रेलवे सामान्य ज्ञान 2024 एडिशन के नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 to 16 पेज नंबर तक देखा था। आज हम लोग 17 पेज नंबर देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर रेलवे सामान्य अध्ययन 2024-25 एडिशन के सेक्शन में जाकर आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 17 से, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर है। यूएनओ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी एवं फ्रेंच जो है वो कार्यकारी भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? वो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है एवं रूस है। ये सब अस्थायी सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है,
जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ के प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव युथांट थे जो वर्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो कि नौवा हैं एंटोनियो गुतरेस जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान नौवा महासचिव एंटोनियो गुतरेस जो पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग यानी नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग यानी नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 5 है, जिनका जो है कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे देखते हैं, यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुब्बुलक्ष्मी थी। आगे देखते हैं, भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाविकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। भारतीय नाविकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में है। स्थापना किया गया था, रूस में इसका स्थापना किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को
2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे, जो कि मुंबई में है, में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। फिर से सुनिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे, जो कि मुंबई में है, में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम में हुआ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम यानी चेन्नई में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल यानी पंजाब में 1962 में हुई। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल यानी पंजाब में 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS खरगवासला पुणे महाराष्ट्र में है। फिर से सुनिएगा, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खरगवासला यानी पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। फिर से सुनिएगा, भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1972 में हुआ था, मुंबई में अवस्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1972 में हुआ था, मुंबई में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1972 में हुआ था, रावत भाटा में अवस्थित है। रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1972 में हुआ था, रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1991 में हुआ था, बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। फिर से सुनिएगा, नरौरा परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1991 में हुआ था, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1993 में हुआ था, सूरत गुजरात में अवस्थित है। सूरत यानी गुजरात में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में अवस्थित है। बंगलौर जो कि कर्नाटक में है। आगे देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत की पंचवर्षीय योजना
भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यानी अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यानी अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951-1956 हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई थी। दूसरा योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरा योजना जो था उस पर क्या बल दिया गया था? भारी एवं आधारभूत उद्योग पर। दूसरी योजना काल जो है 1956 से 1961 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। दूसरी योजना काल जो है 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 1966 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो कि 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। फिर से सुनिएगा इसको। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना जो कि 1961 से 66 को माना जाता है, ये असफल योजना था, जिसका मुख्यालय जो है जिसका मुख्य कारण जो है भारत चीन युद्ध था जो कि 1962 में, भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में और भयंकर सूखा, ये सब कारण रहा है। वार्षिक योजनाएं। योजना अवकाश 1966 से 1969 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 1969 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चतुर्थ योजना 1969 से 1974 को गाडगिल योजना सुरक्षा पर बल है जो कि भी कहा जाता है। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गाडगिल योजना भी कहते हैं, जो एक सुरक्षा पर बल देता है। पांचवी योजना 1974 से 1978 का मॉडल टी.पी.धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना 1974 से 1978 का मॉडल टी.पी.धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। अनवरत योजना 1978 से 1980, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुन्नार मिडल व प्रणेता प्रो रैगनर फ्रिश थे। इसको फिर से सुनिएगा। अनवरत योजना 1978 से 1980, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुन्नार मिडल व प्रणेता प्रो रैगनर फ्रिश थे। IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP जैसे
कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। 7वीं योजना की अवधि 1985 से 90 था। 7वीं योजना की अवधि 1985 से 90 था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुई थी। जवाहर रोजगार योजना जो 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुई थी। 8वीं योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। 8वीं योजना 1972 से 1997 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ 8वीं योजना में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ 8वीं योजना में हुई थी, जो कि 15 अगस्त 1993 को हुई थी। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। चलिए अब आगे देखते हैं यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर। यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में गठन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। राज्य के रूप में इसका गठन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। यूनियन टेरेटरी के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। शीतकालीन राजधानी जम्मू। क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या 19.4 लाख। 19.4 लाख। राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, डोगरी है, कश्मीरी है, हिंदी है, अंग्रेजी है। राजकीय भाषा क्या क्या है? उर्दू है, डोगरी है, कश्मीरी है, हिंदी है, अंग्रेजी है। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। इसका उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। सीमाएं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान। इसके कितने जिला हैं? 20 जिला। क्या नाम है? अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बड़गांव, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर तथा धमपुर। ये सारे के सारे जिले हैं जम्मू कश्मीर के। नृत्य क्या है? कुड है, झाजा है, दमहाल, डोगरी। ये सारे नृत्य हैं वहाँ के। राष्ट्रीय उद्यान दाचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली एवं गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? दाचीग्राम,
किश्तवाड़ सलीम अली एवं गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य। त्योहार क्या क्या है? ट्यूलिप, गुरेज, नवरेह, तकी सोरम, तसोरम। विधानसभा सदस्यों की संख्या 114। विधानसभा सदस्यों की संख्या 114। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4। प्रमुख बांध बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, पाकलडल, जो सभी चिनाब नदी पर है। ये सब के सब कहाँ है? चिनाब नदी। प्रमुख बांध क्या है? बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, पाकलडल, ये सब के सब कहाँ है? चिनाब नदी पर है। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरी सिंह थे। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया। अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं यूनियन टेरेटरी दादर और नागर हवेली, इसके बारे में देखते हैं। और दमन और दीव के बारे में भी देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। स्थापना प्रभावी 26 जनवरी 2020 को। स्थापना जो है 26 जनवरी 2020 को। राजधानी दमन। क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 5,84,764। जिला कितना है? 3 जिला इसके अंदर। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2। उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय है। प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती, हिंदी। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड़ जिला के नजदीक स्थित है। दीव जो है मुंबई के समीप अरब सागर में एक
द्वीप है, जबकि दमन क्या है, वो गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नजदीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। कहाँ है वो नगर हवेली? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादर चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 57 में संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। इसको एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 57 में संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव का विलय। 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय जो था, विधेयक 2019 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। क्या था? 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादर और नगर हवेली और दमन और दीव विधेयक जो है कब आया था? 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। ये विधेयक जो है 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। कब पारित हुआ? 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से, ठीक है, लोकसभा से ही कहता है। ये विधेयक जो 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से और राज्यसभा से कब? 3 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। इसके बारे में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया।
वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पहले 6 वर्ष था का होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होगी, जिसमें से 12 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेगी और 90 सीटें पर चुनाव होंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 20 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल है। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों जो कि पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है।
वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। फिर से सुनिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवाद के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952-57 थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष N.K. सिंह है। 14वें वित्त आयोग 2015 से यहाँ 2020 होगा के अध्यक्ष Y.D. रेड्डी थे। यहाँ जो है ना 2015 से 2020 के बीच में ये अध्यक्ष रहे हैं Y.D. रेड्डी। ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद N.K. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद N.K. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2025 तक की अवधि के लिए होगी। 2020 से 2025 तक की अवधि होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है।
नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राजमंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न देशों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री भुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यानी अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। आगे देखते हैं गुड्स एवं सर्विस टैक्स। गुड्स एवं सर्विस टैक्स। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस भी जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, को लागू किया गया था। इसको फिर से सुनिएगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, और जीएसटी दिवस जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड क्या है? सर्विस टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी।
101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम 12 अगस्त 2016 है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शेष को शामिल किया जाता है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद, जिसका अध्यक्ष जो वित्त मंत्री होता है, की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद मुख्यालय दिल्ली है में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी और एक है आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। आईजीएसटी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। फिर से सुनिएगा, शराब, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को जीएसटी से बाहर रखा गया। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है।